वो जो चार्जेस है वो किस लेवल पे गुलू गुलू कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मीडियम डाल देंगे, इंसुलेटिंग मीडियम, तो अब रोक टोक करने वाला है। अब उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन रहेगा उस वो अब खुद से मैक्सिमम लेवल पे नहीं कर सकते, अब उनका रोक टोक करने वाला है, जो कि उनके बीच के इंटरेक्शन को गुलू गुलू को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसको आप ऐसा रिलेट करके समझ सकते हो, सिंक्रोनो क्या बोलते हैं उसको, क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंक्रोलॉजी समझिए। ये क्यों बता रहे हो, कंपटीशन लेवल्स में ये छोटे मोटे सवाल इजीली आ जाते हैं, तो मैं एक तरीके से आपको आपके माइंड में बैठाना चाह रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में ये लाइन लिखवा लिखवा के कि आपको ये लाइन इस हिसाब से याद रखनी है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 14 और बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं चैप्टर 1 के 14th लेक्चर पर। आज का टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और चूंकि कमेंट आया था उस हिसाब से मैंने हेडिंग को हिंदी में भी लिखा है, परावैद्युतांक कहते हैं इसे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। क्या होता है, आइए बढ़ते हैं टॉपिक पर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो शुरुआत में क्या हुआ, देखो कूलाम ने ऑब्जर्व किया कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज विथ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिनका इलेक्ट्रिक चार्जेस कांस्टेंट रहे, यानी कि दोनों ही मीडियम में, कैप्ट एट डेफिनिट डिस्टेंस, और कुछ किसी निश्चित दूरी पर रखे हो, चेंजेस बदल जाता है। क्या बदल जाता है, देखो यहाँ पे चेंजेस इस्तेमाल हुआ है फोर्स के लिए, ये चेंजेस जो है ये फोर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। व्हेन, कब हो जाता है चेंज, जब व्हेन व्हेन द मीडियम इज चेंज्ड। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, कि साहब गुलाम ने ऑब्जर्व किया कि फोर्स जो जो फोर्स होता है दो चार्ज्ड बॉडीज के बीच में, जिन पर कुछ डेफिनिट चार्जेस हो, कुछ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस हो, और दोनों के बीच में कुछ निश्चित दूरी हो, उसको जब किसी एक मीडियम में रखते हैं तब, और निकाल करके जब उन्हीं चार्जेस को जिन पर चार्जेस उतना ही है, कांस्टेंट है, मतलब इस मीडियम में भी Q1 Q2 है और दूसरे मीडियम में भी Q1 Q2 है। ये जो डेफिनिट डिस्टेंस है, इसका मतलब यहां पर भी कुछ r दूरी पर ही रखे थे वो दोनों, और किसी दूसरे मीडियम में भी वो दोनों किसी r दूरी पर ही रखे थे। यानी कि Q1 Q2 और r डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया है, यह नीचे भी Q1 Q2 और R ही है, लेकिन सिर्फ क्या बदला है, मीडियम बदला है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया गुलाम साहब ने, जब ऐसा करते हैं, मीडियम चेंज करते हैं, इन दोनों को कांस्टेंट रखते हुए, इलेक्ट्रिक चार्जेस और दोनों के बीच की डिस्टेंस को, तो फोर्स चेंज हो जाता है मीडियम चेंज करने पर। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन वैक्यूम, और पर्टिकुलरली क्या ऑब्जर्व किया, ये तो ऑब्जर्व किया कि फोर्स चेंज हो जाता है, और फोर्स में क्या पर्टिकुलरली ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, या ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट वैक्यूम और एयर में द इलेक्ट्रिक फोर्स इज मैक्सिमम, कि वैक्यूम या एयर में जब रहते हैं वो दोनों चार्जेस और दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ आर, यानी कि वो दोनों चार्जेस, तब उनके बीच के जो इंटरेक्शंस है, यानी कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बेसिकली, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, उसकी बात चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन उन दोनों के बीच का जिस भी तरीके का, जिस भी नेचर का इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैक्सिमम है। किसमें, वैक्यूम और एयर में मैक्सिमम है। लेकिन डिक्रीज कर जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी प्रेजेंस में, एक इंसुलेटिंग मीडियम की प्रेजेंस में डिक्रीज कर, यानी कि इसके अलावा अब जो कोई भी मीडियम होगा उसमें उसका फोर्स कुछ ना कुछ कम ही रहा होगा, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम है। अरे वैक्यूम और एयर में तो मैक्सिमम है, अब इसके अलावा जो भी मीडियम आप रखोगे, इंसुलेटिंग मीडियम, कोई भी मीडियम आप रखोगे, इसके अलावा जो भी होगा उसमें क्या करेगा, वो डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम है। और जीरो हो जाता है डिक्रीज करता करता, कोई एक ऐसा मीडियम भी तो रहा होगा जिसमें वो जीरो ही हो जाता है उन दोनों के बीच का फोर्स, तो इट बिकम्स जीरो इन कंडक्टिंग मीडियम। किस में जीरो हो जाता है, कंडक्टिंग मीडियम। तो ऐसा हुआ, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये बेसिकली परमिशन देता है, ये बेसिकली क्या देता है, परमिशन देता है। किस चीज की परमिशन देता है, कि दो चार्जेस जो है वो आपस में गुलू गुलू कर सकते हैं या नहीं, इंटरेक्शन कर सकते हैं या नहीं, आपस में एक दूसरे को फोर्स फील करा सकते हैं या नहीं, इंटरेक्टिव फील करा सकते हैं या नहीं, इस चीज की परमिशन देता है। समझ रहे हो, तो जब कुछ नहीं होगा, एयर होगी या वैक्यूम होगा, तब जब कुछ भी नहीं है तो रोकने के लिए कुछ चीज है ही नहीं,
इसका मतलब अब जो है वो पूरी तरीके से परमिशन देगा, यानी कि ये एक ऐसा मीडियम है वैक्यूम एयर, जिसे अपन नो मीडियम भी कहते हैं वैक्यूम को, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो जब नो मीडियम है, मीडियम ही नहीं है, तो परमिशन देने वाला ही नहीं है, इसका मतलब कोई रोक टोक ही नहीं है। इसका मतलब दोनों के बीच में किस दोनों वो जो चार्जेस है वो किस लेवल पे गुलू गुलू कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मीडियम डाल देंगे, इंसुलेटिंग मीडियम, तो अब रोक टोक करने वाला है। अब उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन रहेगा वो अब खुद से मैक्सिमम लेवल पे नहीं कर सकते, अब उनका रोक टोक करने वाला है, जो कि उनके बीच के इंटरेक्शन को गुलू गुलू को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसको आप ऐसा रिलेट करके समझ सकते हो, सिंक्रो क्या बोलते हैं उसको, क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंक्रोलॉजी समझिए इसकी। तो और जीरो जाता है कंडक्टिंग मीडियम, एक ऐसा मीडियम है कि जो है वो बिल्कुल ही नहीं कर पाते इसको। हालांकि जो एक्चुअली में जो चीज होती है वो बहुत ठीक इसी की उल्टी होती है, जो मैंने आपको क्रोनोलॉजी करके बताया कि कंडक्टिंग मीडियम एक ऐसा मीडियम है कि चूंकि उसमें से इजीली जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो है इंटरेक्शन इजीली पास कर सकता है, इसलिए रोक टोक करने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सिंक करके बिठा करके। थस आगे पढ़ते हैं, देखिए, द अमाउंट बाय विच द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, द अमाउंट बाय विच द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज रिलेटिवली लेस। देखो यहां पर ये वर्ड है ना, बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, रिलेटिवली लेस। डेफिनेशन को बनाने के लिए यहां पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है लिखना। ये लेस लिखा है, हालांकि इसका एल छोटा रह गया, बट आप इसको बड़ा कर लीजिएगा, बॉर्नविटा पिला के इसको बड़ा जरूर करवा दीजिएगा। रिलेटिवली लेस दैट इन वैक्यूम इज कॉल्ड ए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये है आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, द अमाउंट बाय विच द फोर्स बिटवीन चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम की प्रेजेंस में जो भी फोर्स रहेगा वो कितना रिलेटिवली लेस होगा वैक्यूम के मुकाबले, वही क्या कहलाता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, ऑफ दैट मीडियम। अब इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है सब रिलेटिव परमिटिविटी, या तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लो, या आप कह सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी भी आप इसे कह सकते हो, या फिर इसका एक और नाम बुक में दे रखा है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों भले ही आपको ठीक ठाक लेवल पे देखने को मिल जाते हैं, सबसे ज्यादा ये मिलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसी क्वेश्चंस भी आता है कि साहब व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक्सप्लेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद इट्स फार्मूला, ऐसे सब। और रिलेटिव परमिटिविटी भी आ जाता है, और इसका डिनोशन आपको जरूर याद रखना है, अपसाइलन आर इसको पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, अपसाइलन आर। कैसे रीड किया जाएगा इसको सर, इसको रीड करते हैं ऐसे, अपसाइलन आर। ठीक है, ये लो अपसाइलन आर, इसको ऐसे रीड किया, जैसे मैंने अपसाइलन नॉट आपको बताया था। ठीक है, कुछ कुछ ये वैसा ही है, अपसाइलन आर करके इसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि आर आर है ना नीचे, इसलिए ये आर किसके लिए है, सब रिलेटिव के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी। फिर आता है डाइलेक्ट्रिक, तो इस हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से अपना जो फॉर्मूला बनता है अपसाइलन आर का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वो क्या बनेगा, वो बनेगा साहब कि साहब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। इस हिसाब से अपना ये फॉर्मूला बनता है। ये जो अपन ने वर्ड्स में जो डेफिनेशन लिखी थी, बस उसी को फॉर्म्यूलाइज कर दिया गया है, और कुछ नहीं। ठीक है, अरे ये जो वर्ड्स में लिखी थी ना, इसी को फॉर्म्यूलाइज करके फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है। अब हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ में अपन ने देखा लास्ट लेक्चर में, फोर्स कैसे, फोर्स का फॉर्मूला अपन ने वहां पर निकाला था। तो बस यहाँ पर भी वही करना है, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम और एयर, जिसको F से डिनोट किया गया है, और चार्जेस इन मीडियम को FM से डिनोट किया है। यहाँ पर M जो है वो मीडियम को बता रहा है, यहाँ पर M जो है वो किसको बता रहा है, यहाँ पर M जो है वो मीडियम को बता रहा है। तो F बाय FM हो गया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या था, रिवाइज करके आओ, कूलम्ब्स लॉ में जाकर के फोर्स का फॉर्मूला क्या था, K Q1 बाय R स्क्वायर। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर। कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, दो चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला यही था, K बाय R स्क्वायर। तो मीडियम में कुछ अलग तोड़ना होगा, अरे फोर्स तो रहेगा ही, फॉर्मूला तो वही रहेगा, K
लेकिन यहां पर के बदल जाएगा मीडियम में। ये जो एफ रहा था ये तो वैक्यूम और एयर का था, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था वैक्यूम और एयर के लिए जो के लिखते हैं अपन वो इस हिसाब से लिखते हैं, ये वाला के 1/4πε0। लेकिन यहां पर भी के जो लिखेंगे वो 1/4πε0 नहीं लिख सकते, क्योंकि मीडियम की बात हो रही है। क्योंकि किसकी बात हो रही है? मीडियम की बात हो रही है, इसलिए यहां पर के नहीं लिख सकते। के कुछ के बदल जाएगा, के डैश हो जाएगा, इसलिए मैंने के डैश लिखा। अब देखो ध्यान से अगर देखो आप तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर जो है ये पूरे के पूरे नीचे लिखे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से कैंसिल हो गए, इसलिए सिर्फ क्या बचा? ऊपर के बचा और नीचे के डैश बचा, इसलिए मैंने के बाय के डैश लिख दिया। अब आपको पता है के को क्या लिखते हैं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ठीक से बताया था 1/4πε0 लिखते हैं। ये भी बताया था कि के होता क्या है, अपसाइलन को क्या बोलते हैं, अपसाइलन नॉट क्या होता है वो अपने यहाँ पर भी देखा, अपसाइलन नॉट यही है। और होता क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, जो कि अपन ने यहाँ पे लिखा है, ये वैक्यूम और एयर की उसकी परमिटिविटी होती है। और अपसाइलन आर क्या है यहाँ पे? रिलेटिव परमिटिविटी। तो के का वैल्यू लिख दिया 1/4πε0, और कुछ के डैश भी रहेगा, बदल के रहेगा, वो क्या हो जाएगा 1/4πε0m। वहां कल भी इसका जो है जिक्र किया था अपन ने कि अगर कुछ मीडियम बदल जाता है तो अपन इस हिसाब से उसको लिखा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि के को किस हिसाब से लिखते हैं। तो अपसाइलन नॉट है, क्यों है? क्योंकि सर न्यूमरेटर में वैक्यूम और एयर की बात की गई है, इसलिए उस ही की परमिटिविटी आई है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात करी गई है, किसी स्पेसिफिक मीडियम की, इसलिए उस ही की परमिटिविटी आई है। एम फॉर मीडियम और अपसाइलन फॉर परमिटिविटी, इसलिए मीडियम की परमिटिविटी। मैं इसको कैसे पढ़ता हूं? मैं इसको पढ़ता हूं सर मीडियम की परमिटिविटी। और इसको कैसे पढ़ते हो सर आप? इसको तो मैं वैसे ही पढ़ता हूं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो ये 1/4π और 1/4π कब जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बटे का बटा कहां पे जाता है? ठेठ ऊपर जाता है। तो बटे का बटा कहां गया सर? ठेठ ऊपर गया, और ये यहीं पर रह गया, इसलिए अपसाइलन एम जो है यानी कि मीडियम की परमिटिविटी न्यूमरेटर में आ गई, और अपसाइलन नॉट डिनोमिनेटर में बैठा था, इसलिए वो डिनोमिनेटर। तो यहां से फाइनली आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी निकल करके क्या आई? ये निकल करके आई। और यहां पर ये आपको बोल रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी अपसाइलन आर, जिसे आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह रहे हो, वो जो है कैसी राशि है? वो जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों सर? देखो यहां पर इसका कुछ डायमेंशन रहेगा, यहां पर इसका कुछ रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्वांटिटी, तो ये जो क्वांटिटी बनेगी अपसाइलन आर वो कैसी बन जाएगी? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो यहां तक आप नोट करिए, फिर इसके आगे अपन बढ़ते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए 1 2 3 4। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये, ठीक है। तो यहां तक अपन ने देखा था कि एप्सिलॉन आर जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो यहीं से अपन क्या ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को जैसे ही मैं इस तरफ लेके जाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो एप्सिलॉन एम बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन एम बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन नॉट। इसी को क्या पढ़ते हैं? इसी को पढ़ते हैं कि सब मीडियम की परमिटिविटी जो है, मीडियम की परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन एम जो है, मीडियम की परमिटिविटी जो है वो ई आर गुना एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। किससे बढ़ जाती है सर? एप्सिलॉन आर गुना वैक्यूम की परमिटिविटी से। मीडियम की परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, किससे? वैक्यूम की परमिटिविटी से या एयर की परमिटिविटी से। अब भाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो बस वही चीज तो है कि साहब मीडियम की परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, किसकी? किससे? वैक्यूम की परमिटिविटी से या एयर की परमिटिविटी से, ठीक है। अब देखो एक चीज और याद रख सकते हैं अपन कि साहब अपन ने देखा था एप्सिलॉन आर जो है वो बराबर है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो बराबर है एफ बाय एफ एम के, यानी कि वैक्यूम का फोर्स, ये देखो एफ क्या था? वैक्यूम या एयर का फोर्स, यानी कि उनमें मौजूदा जो चार्जेस है उनके बीच में लगने वाला फोर्स, अपॉन में मीडियम में जो रखे हैं चार्जेस उनके बीच का फोर्स। तो एफ तो क्या है? वैक्यूम वाला फोर्स, और एफ एम क्या है?
मीडियम वाला फोर्स। तो ये अपन ने देखा यहां से एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन से। अब अगर ध्यान से आप देखो तो एफ एम को अगर मैं उधर लेके जाऊं और एप्सिलॉन आर को मैं नीचे लेके आऊं तो एफ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बाय एप्सिलॉन आर। और इसी को अपन कैसे याद रखते हैं कि साहब मीडियम का फोर्स एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है, ये एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, ये एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। किससे? वैक्यूम वाले फोर्स से। भाई एफ क्या है? वैक्यूम वाला फोर्स ही तो है। तो इससे वैक्यूम वाले फोर्स से कितने गुना कम हो रही है? एप्सिलॉन आर गुना कम हो रही है। देखो कम हो रही है और गुना में कम हो रही है, इसलिए अपॉन में आया ना, इसलिए अपन ने इसको ऐसे लिखा। सर ये क्यों बता रहे हो? कंपटीशन लेवल्स में ये छोटे मोटे सवाल इजीली आ जाते हैं, तो मैं एक तरीके से आपको आपके माइंड में बैठाना चाह रहा हूं, सबकॉन्शियस माइंड में ये लाइन लिखवा लिखवा के कि आपको ये लाइन इस हिसाब से याद रखनी है। ठीक है, बोर्ड्स में भी आए हुए हैं सवाल, नो डाउट, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में इजीली आ जाते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें, ये वाले क्वेश्चंस तो स्किप होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, उस समय याद भी ना आए तो इसलिए मैं आपको ये लाइन पढ़वा रहा हूं यहाँ पे। इस हिसाब से अपन इसको लिख सकते हैं। और वैसे भी आपको फॉर्मूले के हिसाब से भी दिख ही रहा है कि हाँ सीधी सी बात है, लेकिन मैंने आपको याद करने का बेसिकली एक लाइन बता दी कि इस लाइन के हिसाब से आप इसको ट्रिक टू लर्न फॉर दिस लाइन, आप इसको जो है इस लाइन के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। आगे क्या कह रहा है देखिए, पढ़ती है, समटाइम्स k इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन r। देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में एप्सिलॉन r लिखा हुआ नहीं आए और उसकी जगह k लिखा हुआ आए तो घबराना नहीं है, k भी लिखा हुआ आ जाता है कई बार, इसलिए मैंने स्पेशली इसको मेंशन करा है कि समटाइम्स k इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन r। तो इससे घबराना नहीं है कि एप्सिलॉन r की जगह k क्यों लिख रहा है। इस वाले k को फिर उस क्वेश्चन में इस वाले k को इस वाले k के साथ आपको मिसमैच नहीं करना है, दोनों k को अलग अलग बनाए रखना है। लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है k तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो अपने सॉल्यूशन में एप्सिलॉन r लिख लेना वापस, उसमें क्या है। ठीक है, लेकिन आ जाए तो डरना नहीं। खैर आगे देखते हैं, द नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है या डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। कुछ ही नहीं है, सिंपली नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल जिनको बीच में लगाने पर फोर्सेस जो है दो चार्जेस के बीच के वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अपन ने देखा था ना शुरुआती थ्योरी में, इसी टॉपिक की शुरुआती थ्योरी में, तो घट जाए, डिक्रीज होने लग जाए, और वही क्या होता है, वही वैसे ही सब्सटेंस अपने क्या कहलाते हैं, वैसे ही सब्सटेंस हमारे पास उन सब्सटेंस को ही अपन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। द नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, ड्यू टू विच द फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस इज डिक्रीजेज कंपैरेटिवली विथ वैक्यूम। आप चाहो तो यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ मीडियम मैंने लिए हैं यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने यहाँ पर लिए है अदर देन वैक्यूम। देखो वैक्यूम भी ले लिया हालांकि, ऑल्दो आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताने के लिए कि इस मीडियम के कॉरेस्पॉन्डिंग या इस मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं कि सब एयर के लिए। अब देखो एयर और वैक्यूम को लगभग अपन एक ही मानते हैं, इसलिए दोनों के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो एक ही आती है, क्योंकि अपन दोनों के लिए एक ही फोर्स डिफाइन करके चलते हैं कि साहब एयर में रहेगा तो भी वही फोर्स लिख देंगे अपन, वैक्यूम रहेगा तो भी वही फोर्स लिख देंगे। तो इसलिए, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो निकल करके आती है वो दोनों के लिए सेम ही आती है लगभग, इसके लिए भी वन, इसके लिए भी वन। ऑल्दो एयर की थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन कोई मतलब एक इग्नोरेबल है, इसलिए अपन इसको वन ही मान के चलते। ग्लास के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 5 से 10 के बीच में आ जाता है। वो क्वेश्चन में दे देगा आपको कि साहब 6 है, 7 है, वो अपने हिसाब से दे देगा, 5 है वो आपको अपने हिसाब से देगा, लेकिन मैंने आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताई कि ये हो सकती है। ठीक है, रबर के लिए 7 आती है अपने पास, और कंडक्टर के लिए आपके पास इन्फिनिटी आती है। मैंने आपको शुरुआती थ्योरी में, इस टॉपिक की शुरुआती थ्योरी में आपको बताया था कि कंडक्टिंग मटेरियल एक ऐसे मटेरियल है जिसमें पूरी तरीके से जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इनफाइनाइट वैल्यू होती है। मैंने आपको बताया था कि क्रोनोलॉजी से कैसे याद करना है कि वो एक ऐसा मटेरियल है कि सब वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, इसलिए वो फुल्ली छूट देता है वो मीडियम कि आसानी से इंटरेक्टिव हो, फिर मीडियम आने पर धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और कंडक्टिंग ऐसे मटेरियल की बिल्कुल ही खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो 1/इनफाइनाइट, देखो एप्सिलॉन कहां पर होता है, नीचे होता है, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाता है, जीरो, इसलिए उसमें फोर्स क्या हो जाता है आपके पास, जीरो हो जाता है।
अरे यार अपसाइलन आर है ना, अपसाइलन आर इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि साहब अगर आप इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो और यहाँ पे अगर आपके पास अपसाइलन आर की वैल्यू अगर मैं रखूं कंडक्टिंग मटेरियल के लिए तो यहाँ पर इनफाइनाइट ही तो आएगा। तो एफ बाय इनफाइनाइट यानी कि 1 बाय इनफाइनाइट कुछ रहा होगा। अब इसकी वैल्यू कुछ भी रही हो एक्स वाई जेड, ठीक है, लेकिन वन इनफाइनाइट तो नहीं रहेगी, तो 1 बाय इनफाइनाइट जैसी कंडीशन बन गई और वो क्या होता है जीरो। यानी कि उस केस में, यानी कि उस मीडियम में, कौन से मीडियम में, कंडक्टिंग मीडियम में, कंडक्टर वाले मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। यानी कि बिल्कुल फोर्स नहीं लगेगा दोनों के बीच, कंडक्टिंग ही मीडियम हो जाएगा। ये है ऐसा चीज, ठीक है। इस पर आगे चल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये और चीजें क्लियर होगी किस हिसाब से आपको ये अप्लाई करना है फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूले पर अपन क्वेश्चन भी करेंगे एक और भी, जैसे कुलाम्स लॉ पर भी करेंगे ये सब। बस लेकिन आज का लेक्चर तो यहीं तक था, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा खासा टाइम भी हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं यूं ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।